वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। हम यहाँ पर हाफ ईयरली का पेपर कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड का 2024-25। उसके हम ABC सेक्शन कर चुके हैं। जो चैनल पर नए आए हैं वो हमारे पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख लें। और आज हमारे पास फाइनल सेक्शन है, सेक्शन डी। तो चलिए जल्दी से उसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है सेक्शन डी में हमारे पास दो ही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं कि फेजर आरेख बनाइए, ड्रॉ फेजर डायग्राम, और उसकी मदद से आपको श्रेणी क्रम LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर निकालना है। यानी आपको एक्सप्रेशन निकालना है इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस का। ये क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर का है। यानी 1 नंबर का तो फेजर डायग्राम हो गया, फेजर आरेख हो गया, और 2 नंबर के अपने पास डेरिवेशन हो गया। दूसरा सवाल है, आपको लेबल डायग्राम बनाना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, और उसका प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग मेथड लिखना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखनी है। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो यहां पर ये सेक्शन है अपने पास डी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली पेपर चल रहा है और ये हाफ ईयरली पेपर है 2024-25 का। ठीक है, राजस्थान बोर्ड। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि भाई फेजर डायग्राम की बात की, जिसकी बात की सिर्फ वो बना दो, आप तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये अपने पास एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, डैश वाले नेगेटिव हो गए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वोल्टेज बनाएंगे, जो एक्चुअल वोल्टेज होती है वो बनाएंगे, ओमेगा टी। अब हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर इस वाले केस में कि एल पर जो वोल्टेज है वो सी पर वोल्टेज से ज्यादा है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो करंट तो लैग करेगा और वोल्टेज आगे चलेगी। तो करंट को हम यहां बनाएंगे। ठीक है, ये अपने पास हो गया VR, ये हो गया आपके पास करंट। ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच में फेज बन गया। उसके अलावा ये हमारे पास हो गया VL। ठीक है, ये VL हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास VC हो गया। ठीक है, तो VL बड़ा है, VC छोटा है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट VL के डायरेक्शन में बनेगा और वो होगा VL माइनस VC। ये तो बन गया फेजर डायग्राम। भाई जैसा उसने कहा है सवाल में, उसने ये तो कहा है हमसे कि आपको क्या करना है, आपको एक फेजर डायग्राम बनाना है, एक फेजर आरेख बनाना है, और फिर आपको प्रतिबाधा यानी कि इंपेडेंस और जो कलांतर है फेज डिफरेंस वो निकालना। तो किसी भी कंडीशन के लिए निकाल लीजिए। तो ये आपको फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है, जैसे कि सवाल में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सदिशों के संकलन के समांतर चतुर्भुज नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों से ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आर में हमारे पास बड़ी वाली आर्म जो है VR है, छोटी वाली करंट फेजर को शो करेगी, तो ये VR है, ये भी VR को शो करेगा। तो फाई के सामने वाला हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा, अब हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बेस चला ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हम चाहे तो ऊपर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। और लिखने के बाद आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बहुत आसान काम करना है। I नॉट स्क्वायर को आप बाहर ले लें, और जहां V नॉट R का स्क्वायर है वहां R स्क्वायर लिखते हैं, जहां V नॉट L है वहां XL लिखते हैं, जहां V नॉट C है वहां XC लिखते हैं, स्क्वायर लगा दें, ये ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है भाई, फिर आगे देखिएगा, दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा E नॉट, वहां आ जाएगा I नॉट, और ये जो लिखा हुआ है ये रूट में चला जाएगा। तो रूट में चला जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास हो गया I नॉट बराबर E नॉट अपॉन Z, और Z ही क्या है अपने पास, इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा, और वो किसके बराबर है, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूँ, ये VL माइनस VC है, को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VR को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल अपने पास जो आर्म्स हैं जो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम बोल दें, चाहे आप
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल दे, यानी सदिशों की संकलन समांतर त्रिभुज बोल दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख दे, इक्वेशन ये रहेगी। मैं इन सब की जगह जब वैल्यू रखूंगा, वी नॉट आर की जगह रखूंगा आई नॉट आर, वी नॉट एल की जगह आई नॉट एक्सएल, वी नॉट सी की जगह आई नॉट एक्स। तो आई नॉट तो कॉमन आ गया, तो मैंने उसे बाहर कॉमन ले लिया, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट में, तो हमने इसको बाहर ले लिया। और इसकी यहाँ बचेगा आर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल बचेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्स ही बचेगा। दोनों तरफ हमने रूट ले लिया, तो इन दोनों के स्क्वायर हट गए, ये रूट में चला गया, और इसी को हम इम्पेडेंस कह रहे हैं। ठीक है साहब। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई आपको निकालना है कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस। तो आपको करना कुछ नहीं है, tan फाई निकालना है, वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालें, समांतर त्रिभुज के सदिशों के संकलन के समांतर त्रिभुज नियम से निकालें। दोनों से ही हमारे पास सेम इक्वेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, वी नॉट एल अपॉन वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। ऊपर और नीचे आई नॉट लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, क्योंकि ऊपर लिखूंगा आई नॉट एक्सएल, यहाँ लिखूंगा आई नॉट एक्सी, नीचे लिखूंगा आई नॉट आर, आई नॉट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फेज डिफरेंस क्या हो गया, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। बस खत्म, ये अपने पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये 3 नंबर आपको इसमें पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल में ले रहे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश समतल समांतर त्रिभुज नियम का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, और बाकी आप डायरेक्ट कर दीजिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल क्या था, इसी 19 में इसका जो और पार्ट था 19 का और पार्ट, 19 के और पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक तो डायग्राम बनाना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का आपको डायग्राम बनाना है। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। ये हमने यहां पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम लेंगे NP, और यहां नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा लेंगे NS। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी जो कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करता है। हिंदी में अगर हम कहेंगे तो अन्योन्य प्रेरण पर ये काम करता है। इसमें आपको काम करता हुआ ये दिखाई देगा। तो भाई अगर आपको इसका प्रिंसिपल लिखना है तो चैप्टर 6 में आपको म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ये बताएंगे कि जब किसी प्राइमरी कॉइल में या किसी कॉइल में लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वही फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है उसमें भी लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल की वजह से EMF इंड्यूस होता है, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो किसी प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स है वो परिवर्ती है, और वही परिवर्ती फ्लक्स द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय कुंडली में जो EMF जनित होगा, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, इस फिनोमिना को, इस परिघटना को हम क्या कह रहे हैं, इस परिघटना को हम अन्योन्य प्रेरण कह रहे हैं। सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि करनी, कार्यविधि करने से मतलब क्या, एक्चुअल में ये आपसे कह रहा है कि भाई आपको मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, मैथड एनालिसिस हम कैसे करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम वोल्टेज इनपुट करेंगे। तो हमने वोल्टेज इनपुट कर दिया, ठीक है, ये वोल्टेज इनपुट कर दिया हमने यहां से, और यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज हमें देखने की मिलेगी। AC भेजिए तो AC आएगी, कोई ये रेक्टिफायर तो है नहीं, डायोड तो है नहीं, कन्वर्ट कर देगा। तो AC इनपुट हुई है, AC आपको देखने की, बस ये ज्यादा मिलेगी वो कम मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। खैर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने वोल्टेज इनपुट करी, ठीक है, करंट इंड्यूस होगा, और प्राइमरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर 2 कॉइल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम प्राइमरी कॉइल यानी कि प्राथमिक कुंडली। अब प्राथमिक कुंडली में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, विद्युत वाहक में प्रेरित होगा, EMF इंड्यूस होगा। हम उसको ऐसे लिख देंगे d∅dt, इक्वेशन फर्स्ट। याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में ले रहे हैं वो 100% एफिशिएंसी वाला है, यानी उसमें कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, फ्लक्स स्त्राव कहीं पर भी नहीं है। जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से एंटर होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक होगा। वैसे ही अगर आप
सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, द्वितीय कुंडली में आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ES बराबर माइनस NS d∅/dt, और इसको इक्वेशन दे दिया हमने सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो ES/EP हम कर देंगे, ES/EP करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NS/NP, इसको इक्वेशन दे देंगे हम थर्ड। ये जो उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई आप कार्यविधि बताओ, मैथमेटिकल एनालिसिस पूछा है बेसिकली में, तो मैथमेटिकल एनालिसिस को हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ES/EP बराबर NS/NP हमारे पास हो गया। अब आपको ये समझना है कि अगर सर्किट, यानी हिंदी में जो हम कह रहे हैं परिपथ, अगर सर्किट हमारे पास ओपन हो यानी खुला हो, ठीक है, या फिर जो रेजिस्टेंस हो वो नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य रेजिस्टेंस, ठीक है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। अगर ऐसा है, सर्किट ओपन हो, परिपथ खुला हो या रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो जो इनपुट वोल्टेज है VI और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना है, बस ये लिख के और ये लिख देना। और वैसे ही जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उतनी हमें आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो CBSE बोर्ड में भी ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो हमारे पास हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू NS/NP। NS/NP को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं, रूपांतरण गुणांक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम वोल्टेज को बड़ा घटा सकते हैं, करंट को बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, सिंस कोई पावर लॉस नहीं है तो जितना पावर इनपुट करेंगे उतना आउटपुट में मिलेगा, और पावर होता है अपने पास वोल्टेज इंटू करंट, और यहाँ पर भी अपने पास आएगा वोल्टेज इंटू करंट। तो सेकेंडरी कॉइल में IS करंट, प्राइमरी कॉइल में IP करंट प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, और जो IS है S जो है वो सेकेंडरी है, द्वितीय कुंडली अपने पास होगी। उसका रेशियो निकालेंगे, VO/VI हम कर देंगे। तो VO/VI अगर हमने किया है, आप देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर IP/IS, और इसको इक्वेशन दे देंगे हम फिफ्थ। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि VO/VI जो है NS/NP के बराबर है, VO/VI जो है IP/IS के बराबर है। तो इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो NS/NP है वो IP/IS के बराबर भी हो गया और VO/VI के बराबर भी हो गया है। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या पता लगा हमें बच्चों, इस फॉर्मूले से हमें पता लगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा होगी लेकिन करंट कम होगा, और वोल्टेज इनपुट में ज्यादा होगी वो तभी ज्यादा होगी जब इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी, लेकिन फिर इनपुट में करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों सवाल कर लिए हैं। ये तो अपने पास 19 का ऊंचाई ट्रांसफार्मर वाला था और ये फेजर आरेख वाला था, तो ये दोनों हमने कर लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दिया है किस तरीके से सवाल को करना है। चलिए जल्दी से अब हम जो इसका 20th क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। तो 20th क्वेश्चन जो है वो हमें 9th चैप्टर से देखने के लिए मिल रहा है। दोनों क्वेश्चन 9th चैप्टर से दे दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल जो है, सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल आपसे कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू एंड इमेज बी, फोकल लेंथ बी। ये राजस्थान बोर्ड में कई बार सवाल आया हुआ है। और फिर आगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए आपको ये फॉर्मूला निकालना है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। द सिंबल्स हैव जनरल मीनिंग्स, उन्होंने सिंबल्स के बारे में भी आपको नहीं बताया कि सिंबल्स कौन से हैं, आपको खुद को पता करना पड़ेगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं फटाफट कि कैसे हम इस सवाल को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अब हम ध्यान से देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा अपने पास ये टॉपिक है, ठीक है। इसको हम मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, हिंदी में हम इसको दर्पण समीकरण भी कहते हैं, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र भी कई लोग इसको कह देते हैं। तो ये मिरर इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे, सिंस कॉन्केव मिरर के लिए उसने फिक्स कर दिया है तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कई बार बोर्ड में वो उत्तल दर्पण भी पूछ लेता है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें रे डायग्राम पे बाकी डेरिवेशन तो सेम ही होती। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट है अपने पास AB,
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में वक्रता केंद्र से परे रखा है, और एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम आसान काम करते हैं, हम सिर्फ वही लेते हैं जो हमारे काम की चीज है। तो हमने एक प्रकाश किरण यानी एक लाइट रे ली जो पी से होकर जा रही है, ठीक है, और एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास इमेज बनेगी हमारे पास ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज छोटी बनेगी, याद रखिएगा, अभी तो मैंने इसको रफ डायग्राम बनाया है। तो इमेज बनेगी छोटी, इन्वर्टेड बनेगी, और सी और एफ के बीच में आपको बनती हुई ये नजर आएगी। यहाँ पर अपन एफ मान लेते हैं, तो सी और एफ के बीच में बनती नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन हम करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान सी डेरिवेशन है। हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, समान है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर है तो भाई कैसे सिमिलर है जरा देखिएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दोनों सेम है। तो जब दो ट्राइंगल सेम होते हैं तो उनके जो tan थीटा है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। tan थीटा बराबर होने का मतलब ये हो गया इनके जो साइड्स के रेशो है वो बराबर हो जाएंगे। तो साइड्स के रेशो बराबर होने का मतलब क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो अपने पास हाइट है, जो अपने पास ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज भुजाएं हैं, उनमें जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा दोनों ट्राइंगल का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एबीसी के लिए वर्टिकल है AB और हॉरिजॉन्टल है BC, ठीक है, और A डैश B डैश C के लिए ये A डैश B डैश है वर्टिकल और B डैश C है अपने पास हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश C अपॉन BC। आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हैं। अभी अपने पास जो रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम में हमारे पास B डैश C और BC की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास BP की वैल्यू है। BP जो है अपने पास वो -u सेंटीमीटर है, B डैश P जो है वो -v सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, और CP जो है वो -r सेंटीमीटर है। माइनस क्यों आ रहा है, साइन कन्वेंशन की वजह से, चिन्ह परिपाटी की वजह से। प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में हम, यानी उसके आपतन की विपरीत दिशा में हम दूरी को माप रहे हैं, डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस की वजह से आ रहा है। तो BP जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिंब की दूरी, और B डैश P जो है वो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस, और CP है अपने पास वक्र का त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास B डैश C और BC तो है नहीं, तो अगर मुझे B डैश C और BC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आप देखिएगा, मुझे B डैश C निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर CP माइनस B डैश P कर दूंगा। तो आप देखिएगा, CP में से B डैश P चला जाएगा तो B डैश C अपने पास आ जाएगा। फिर BC, अगर मुझे BC निकालना है तो मैं क्या करूंगा, BP में से CP को माइनस कर दूंगा, BP में से मैं CP को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज मेरे पास प्रेजेंट है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर A डैश B डैश अपॉन AB। तो CP की जगह -r, B डैश P की जगह -v, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो गया, BP की जगह -q और CP -r है तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। ठीक है, अब हमारे पास एक और ट्राइंगल है, ये एंगल भी हमारे पास बराबर है और ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी अपने पास सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल APB और ट्राइंगल A डैश P B डैश। ठीक है भाई, तो चलिए देखते चलिएगा। अब यहाँ पर इनके साइड्स के रेशो बराबर हो जाएंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे A डैश B डैश अपॉन AB। इसी को बेस मानकर हम डायरेक्ट लिख देंगे B डैश P अपॉन BP। ठीक है, B डैश P है -u और BP है -u और B डैश P है -v, BP है -u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको इक्वेशन दे देंगे हम साइड। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, आपको समझना है अच्छी तरीके से। ये भी A डैश B डैश अपॉन AP के बराबर, ये भी A डैश B डैश अपॉन AB के बराबर है, दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो अपने पास हो गया V अपॉन U इज इक्वल टू -r प्लस V अपॉन -u प्लस r। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V को -u से माइनस का u प्लस का VR, u को उधर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का ur प्लस का u, uv को एक तरफ ले लीजिए और VR ur को एक तरफ। तो
तो यूवी यूवी एक तरफ आ गए तो यूवी प्लस यूवी, और वी आर उधर भेज दिया तो वी आर प्लस यू आर, तो ये बन गया आपके पास 2uv, ये बन गया वी आर प्लस यू आर। ठीक है, ये अपने पास बन गया। आसान चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे uvr से, यहां भी डिवाइड करेंगे uvr से, यहां भी डिवाइड करेंगे हम uvr से। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो uv से uv कैंसिल हो जाएगा, यहाँ vr से vr कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ur से ur कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो r है, r की जगह लिख देंगे 2f, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए फाइनल इक्वेशन आ गई अपने पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको इसे डायग्राम बनाना है, ये अपन को रे डायग्राम बनाना है। दो बहुत हैं यहाँ पर, ये छोटा बनेगा, ठीक है, मैंने पैरामीटर से नहीं बनाया। दो ट्राइंगल मैंने लिए हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और एक ए बी पी और एक ए डैश बी डैश पी, और फिर मैंने इनको कॉन्ग्रीगेंट करके, सिमिलर करके, समान करके बराबर कर दिए इनके साइड्स के रेशो, और फिर दोनों से हमने वैल्यू निकाली। ठीक है भाई, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपने पास लास्ट जो बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम ये जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स का जो आखिरी क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कॉन्वेक्स सरफेस, यानी इसमें एक सरफेस तो कॉन्वेक्स शेप की होगी और दूसरी जो है वो प्लेन होगी। प्लेन और कॉन्वेक्स भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों बातें सही। सवाल को एक बार और देख लीजिए आप। सवाल क्या कह रहा है, डिराइव द फॉर्मूला रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस बाय ड्राइंग द रिक्वायर्ड डायग्राम। ये जो सिंबल्स है आप जनरल में आवश्यक चित्र बनाते हैं, जैसे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आप व्युत्पन्न कीजिए, या संकेतों के सामान्य अर्थ है। ठीक है, चलिए इसको हम निकालेंगे, बहुत आसान सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले कॉन्वेक्स सरफेस बनाएंगे। कॉन्वेक्स सरफेस हमने बना दी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये पोल कहलाएगा। ऑब्जेक्ट जो हम लेते हैं वो पॉइंट शेप लेते हैं, ये पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। एक लाइट रे इस पर फॉल हो रही है, ठीक है, इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आई। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एन कंसीडर कर लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, एन बन गया। यहां एंगल अल्फा हम मान लेंगे। अब ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो लाइट रे जो है, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर में हो जाएगी लाइट रे, ठीक है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल तरफ मुड़ गई। यहाँ एंगल बनेगा r, ठीक है, यहाँ एंगल हम मान रहे हैं बीटा, यहाँ एंगल बन रहा है गामा। ठीक है, इस बात का ध्यान समझिए। इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर इमेज बनेगी आई, क्योंकि एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी अनडेविएटेड, और एक लाइट रे जो है वो सरफेस पर फॉल होगी, फिर रेयर डेंसर मीडियम में आएगी, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना दिया, रेयर यानी विरल माध्यम और डेंसर यानी सरल माध्यम। तो प्रकाश किरण जब विरल से सरल में आएगी तो अविरल की तरफ मुड़ जाएगी। जो ग्रीन वाली लाइन है, डार्क ग्रीन, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है अपने पास, ये अपवर्तन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पर ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल है एम, हमारे पास ट्राइंगल है MCO या MOC, जो भी आप कहना चाहें। इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल है, अल्फा और गामा, और बाहर है आई। मैथमेटिक्स के हिसाब से जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। तो अंदर दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर एक बन रहा है अल्फा, एक बन रहा है गामा, तो दोनों के एडिशन के बराबर होंगे एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल MOC। फिर एक ट्राइंगल हम ले लेंगे यहाँ पर, वो ट्राइंगल अपने पास हो जाएगा MCI। ये ट्राइंगल हो गया अपने पास MCI, और इस ट्राइंगल में MCI में जब MCI को देखेंगे MCI, तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं, अंदर की तरफ R और बीटा, और गामा बाहर की तरफ बन रहा है, तो गामा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा।
ठीक है, लेकिन मुझे तो आर निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर बराबर हो जाएगा मेरे पास गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन दे दूंगा सेकंड। अब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर n2/n1, क्योंकि n1 से वो n2 में जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एंगल बहुत ही छोटे बनेंगे, तो साइन आई अपने आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर अपने आर के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। ठीक है, आई और आर की वैल्यू रख देते हैं। तो आई की जगह लिखूंगा अल्फा प्लस गामा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर n1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा अल्फा से, n1 अल्फा प्लस n1 गामा, फिर n2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा n2 आर प्लस n2 बीटा। तो r की जगह, अच्छा यहां पर है अपने पास, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, r तो हमने बदल दिया था। तो यहां पर देखिएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, अब गामा गामा एक तरफ और n2 बीटा और n1 गामा एक तरफ। तो देखते चलिएगा, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, इसको उधर भेज देते हैं, गामा कॉमन आ जाएगा, n2 माइनस n1। अब करना कुछ भी नहीं है, बस हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम mn का इस्तेमाल करेंगे। तो mn और p एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो n की जगह हम p भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो आप देखिएगा हमारे पास अल्फा निकल जाएगा, ट्राइंगल है m, ये 90 डिग्री है, तो एंगल बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा MNO। तो हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल है MNO। ठीक है, तो इस ट्राइंगल MNO से मैं अल्फा निकालूंगा। अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा। तो ये tan अल्फा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा के साथ परपेंडिकुलर हो गया mn और बेस हो गया ON। तो ON की जगह मैं OP भी लिख सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, स्मॉल यू। ठीक है, और ये नेगेटिव में ली जाएगी, तो अपने पास हो जाएगा mn अपॉन u। फिर मैं ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल हो जाएगा MNC। ट्राइंगल MNC, ट्राइंगल MNC से मैं गामा निकालूंगा, गामा इज नियरली इक्वल टू tan गामा, और ये हो जाएगा mn अपॉन, क्योंकि अब MNC है अपने पास। ठीक है, ये MNC, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्लस में होगी, तो ये प्लस में रहेगी, हाँ ये माइनस में रहेगा। ठीक है, और एक ट्राइंगल और बन जाएगा MNI। तो ट्राइंगल हो गया अपने पास MNI। यहां से निकालेंगे बीटा, बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, वही अपने पास mn ऊपर आ जाएगा, और ये इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी ये v, वो भी प्लस में। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया। अब आप देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू में भी अल्फा भी जो है mn आ रहा है, गामा में भी mn आ रहा है, बीटा में भी mn आ रहा है, दोनों तरफ mn आ रहा है, mn को कैंसिल कर देना है, लेकिन ये जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ अल्फा है, इसको हटा के लिखूंगा mn अपॉन माइनस यू। तो मैं mn लिखूंगा नहीं, मैं तो लिख दूंगा n1 अपॉन माइनस यू। ठीक है, और ऐसे ही मैं बीटा को हटा दूंगा और बीटा को हटा के लिख दूंगा mn अपॉन v। तो मैं mn लिखूंगा नहीं, वो तो कैंसिल हो गया, तो n2/v। और गामा को हटा के लिखूंगा mn अपॉन r, तो मैं mn लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया, तो n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमारे पास जो सवाल था वो सवाल आ गया। इसको आप इधर ले आए, n2/v माइनस n1/u। यही इक्वेशन तो कई थी उन्होंने निकालनी, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1 अपॉन r। ये अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। डायग्राम सही होना चाहिए, अगर डायग्राम गलत है, डेरिवेशन सही है, तो आपके नंबर को कट कर देगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।